पाकिस्तान की धुनाई, अफगान को अब रूस का साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में सवाल 10 बजे में, और मैं हूं आपके साथ किरण। पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से पिटने के बाद अफगानिस्तान से निपटने में फेल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रूस भी कूद गया है। पाकिस्तान को इशारों इशारों में उसने चेतावनी दे डाली है कि अगर अफगानिस्तान से पंगा लिया तो अंजाम बुरा होगा। जहां देखिए तालिबान को रूस और ईरान और भारत का अब समर्थन मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी की हालत गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपनी सीमाओं के भीतर अपनी संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। तो वहीं देखिए कि भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अफगानिस्तान की भौगोलिक अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन सब के बीच में रूस की एंट्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान की टेंशन को दोगुना कर दिया है और युद्ध जैसी स्थिति के भी संकेत दे दिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि देखिए पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कहा कि रूस अफगानिस्तान की जनता को हर संभव सैन्य नागरिक सहायता देने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस नहीं चाहता कि कोई बाहरी ताकत अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता को भंग करे। तो साथ ही देखिए पुतिन ने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश के भविष्य का निर्णय स्वयं लेने का पूरा अधिकार है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखा कि किस तरह से एक समझौते पर जो है बातचीत चल रही थी, चर्चा हो रही थी। दोहा में जो पहले दौर की बातचीत चल रही वो लगभग सफलतापूर्वक जो है उसको देखा गया, सकारात्मक तौर पर देखा गया। लेकिन उसके बाद की जो बातचीत है वो फेल होता हुआ नजर आया। इसके बाद देखिए पाकिस्तान किस तरह से बौखला गया। ख्वाजा आसिफ का आपने वो बयान भी सुना था, जिसको लेकर के हमने चर्चा भी की थी कि क्या आवश्यकता थी इस तरह के बयान की। और उसी के बाद सब कुछ जो है वो गड़बड़ सा हो गया, यानी कि अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि हम तो डूरंड लाइन से कम पे मानेंगे नहीं। अपनी इस बौखलाहट का जो ठीकरा है उसने भारत पर भी फोड़ दिया। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी होता है, भारत उसकी जड़ होता है, ये पाकिस्तान का कहना है। हवा खराब हो तो वो भारत की वजह से है, पानी ना मिले तो भारत की वजह से है, अफगानिस्तान हमला करे तो भारत की वजह से है, टीटीपी हमला करे तो भारत की वजह से है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ खेलने की आदत पाकिस्तान को जो है वो हमेशा पड़ गई है। अब देखिए कि पाकिस्तान फिर से बौखलाहट में भारत का राग अलाप रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अफगानिस्तान भारत के कहने पर ऐसा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के झूठे दावे और वादे दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन अब इस जंग की स्थिति के बीच में देखिए रूस का ये जो रुख है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी पर जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद जी पाकिस्तानी पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर के बाद हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ जाएंगे, विदेशी मामलों के जानकार। सबसे पहले हुसैन जावेद जी आप ही का रुख करते हुए, ऐसा लग रहा है कि रूस की एंट्री से पाकिस्तान में एक बौखलाहट भी, और कहीं ना कहीं रूस, चाइना, ईरान, हर कोई अफगानिस्तान के साथ, भारत भी अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्या इस युद्ध में एक अलग थलग पड़ गया? किरण जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। मैंने आपका सारा इंट्रो सुना, और आपका जो टॉपिक है आज का, उसके हवाले से मैं यही कह सकता हूं कि आज का जो पॉइंट है ना आपका, कि रूस ने अफगानिस्तान का साथ देने का ऐलान किया, और शायद ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि उन्होंने इस्लामाबाद को एक तरह की वार्निंग भी दी है। तो पहले तो मैं बताऊं, ये जो उनका बयान है ना, ये मुकम्मल तौर पे डीप फेक का एक शाकार है। प्योटर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जो मास्को की हुकूमत है वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आई है। ये तो अगर आप इसको ऑडियो स्पेक्ट्रम के वाले से देखें ना, उसमें इसकी जो जालसाजी की गई है वो आराम से उसका पता भी चल रहा है। और जो प्योटन की एक फुटेज दिखाई जा रही है, जिसको फारसी में डब किया गया ना, इसको कहते हैं, इसको रिवर्स इमेज के जरिए इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया।
तो आप मुझे बता दें कि इसमें क्या रूस की जो उनका फॉरेन ऑफिस है उसका कोई बयान आया हो या कुछ आपको ऐसी कोई चीज क्रेमलिन से मिली हो तो मुझे बताइए, आप उसको यहाँ पे शेयर कीजिए। ये बिल्कुल, ये तमाम तर जो शाहकार है ना इसके पीछे, इंडियन और अफगान जो ट्रोल्स है, ये उनका शाहकार है बेसिकली। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, रूस ने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि रूस के काबुल हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और इनफैक्ट रूस वो पहला मुल्क है जिसने जुलाई 2025 में उनको तस्लीम भी किया है, जहां पे उनको दुनिया में कोई नहीं मान रहा, मास्को ने माने, और मास्को के अपने इंटरेस्ट है, वो हम्म। उनके साथ अच्छे रिलेशन रखें, जो भी करें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने हुसैन कोई साहब, बयानबाजी एक की तरफ नहीं। हम मान रहे हैं कि उनको सरकार के तौर पर मान्यता दे दी गई है रूस की तरफ से, ये उनका अपना इंटरेस्ट है, वो आप मान जा रहे हैं। लेकिन ये जो कहा गया कि अगर अफगानिस्तान पे और ज्यादा युद्ध वाली स्थिति आती है या किसी भी तरह से समर्थन रूस करेगा, इस बात पर आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधे? और मुझे लग रहा है कुछ दिनों से आपने एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपना रखी है कि आप सीधे ये कह दें ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो चीजें हुई नहीं है, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं है। मैं ये कुछ दिनों से देख रही हूँ आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से देखें, सच्चाई नहीं छिपती ना सर। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, और हमारा जो सबसे पहले जो एक कोई भी हमारा जो फर्ज होता है, किसी भी खबर को फैक्ट चेक करना होता है। हम्म। उसके बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ती कि कहीं से कोई ट्वीट आ गया या कहीं से कोई वीडियो आ गया तो हमने उसको एक खबर के तौर पे इस तरह से टेलीकास्ट कर दिया। तो हमारा जो सबसे क्रेडिबल अखबार है, जिसको इंडिया में भी अक्सर उसके हवाले दिए जाते हैं, साहब आपका डॉन अखबार ये कह रहा है तो आप इसको इंडिया नकार में नहीं कैसे आता सकते सर, मतलब इंडिया में कोई नहीं देखता उसको, हैं? या वो फिर आपके आपके आई देश में थिंक, ही है उसको? नहीं नहीं, आई थिंक आप नहीं पढ़ती होंगी, लेकिन हम मैंने कई इंडिया के जो जो है न्यूज चैनल वहां पे वो उसको बकायदा पाकिस्तान क्रेडिबल पाकिस्तान पाया की है। चीजों को देखने के अच्छा लिए, चले, जानने के लिए खबर आप क्या ना है, वो क्या पढ़िए, छाप रहे हैं नहीं देख रहे, उसके लिए डॉन को देखा आप भी ना जाता होगा। पढ़िए। मुझे लग रहा है कि अच्छा, ज्यादा से बात तो ज्यादा करते वेबसाइट पे ही हम उसको देखते हैं, मैडम, बट बात तो पेपर नहीं करते हमारे यहाँ। लेकिन दूसरी बात सर, ओके, नहीं, जी सुनिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप भले ना माने, वो आपका हक है, लेकिन हमारे यहाँ डॉन अखबार की हैसियत 1948 से कायम है, और उसने बकायदा पूरी स्टोरी अपनी छापी है हम्म। आज सुबह इसके जवाब में फैक्ट चेक करके। और ये हमारा इस पे पॉइंट है, भले हम आपस में इतफाक ना करें, इट्स ओके, लेकिन रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई हम्म। खटाई हमें दिखाई नहीं देती, जो रूस इंडिया में हमें दिखाई दे रही है। आपको आपको मसला है कि आप उनका तेल लेना है नहीं लेना, ट्रम्प का आपके ऊपर प्रेशर है, आपको मिशन सिंदूर में रूस से वो हिमायत नहीं मिली है, वो हम सब जानते हैं। तो यही फैक्ट है मैम, किससे और क्या हिमायत नहीं फैक्ट मिली है सर? रूस से? है? सर आपको मिशन सिंदूर में, मिशन सिंदूर जब हुआ, जी, जो हुआ मई में आपने किया, आपको मास्को से ऐसी हिमायत नहीं मिली जिसमें वो पाकिस्तान को इसका हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम हमें रूस ने कंडेम नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं वापस से ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं जाऊंगी। आप हमेशा डिरेल करने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे पहुंचते फिर हम वो वॉर वाली स्थिति में चले जाते हैं। सच्चाई छिपी हुई नहीं है किसी से, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और यहाँ तक जो है कि आप मुझे कह रहे हैं आप डिनाई करो, चलिए ये आपका मसला हो सकता है, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना कि अगर कोई खबर, कोई जानकारी, कोई बात अगर आपके देश के बारे में है, आपसे कह दूं तो आप सीधे सीधे तौर पर डिनाई कर जाते हैं। तो हम भी तो यही कहेंगे कि आप डिनायल मोड में हैं। देखिए मैम, बिल्कुल आपका हक है, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं रोका ना, कोई हम्म। इख्तियार है मेरे पास कि मैं आपको रोकूं, हम अपनी अपनी समझ के मुताबिक चलते हैं। हम्म। और लेकिन मैं जो अपने हमारे पास जो क्रेडिबल सोर्सेज है, मैं उनका हवाला देके आपको कह सकता हम्म। ठीक है। कर्नल शिवदान जी, जय हिंद। और इसी के साथ कि क्या रशिया की बात को या हम जो खबर दिखा रहे हैं उसको डिनायल मोड में रहे? वैसे ये कुछ दिन से स्ट्रैटेजी चल रही है हुसैन जावेद जी की। अब इसमें आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान एक अलग थलग सा हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना भी जो है वो सपोर्ट करता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आपका ईरान भी जो है वो एक अलग से अपने अफगानिस्तान को लेकर के स्ट्रैटेजी लेकर के आया है, अफगानिस्तान के साथ है। भारत तो है ही अफगानिस्तान के साथ में है। अब इसके साथ साथ रशिया की तरफ से भी जो है ये बयान सामने आ गया। हूं, जी। मुझे पाकिस्तान से भी उतनी सिंपैथी है जितनी अफगानिस्तान से है। मैं पूछे दक्षिण एशिया में पूरी शांति चाहता हूं, क्योंकि इसका विकास तभी होगा यूरोप कंट्री देशों की तरह जब इस पूरे दक्षिण एशिया में शांति होगी। मगर यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। पाकिस्तान एक तरफ तो बोलता है कि सॉवरेनिटी, जिसको हम बोलते हैं अपनी जो प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता है, उसको मिलना चाहिए हर एक देश को, पाकिस्तान खुद अपने लिए मांगता है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर वो आरोप लगा रहा है
कि अपनी वो डेमोक्रेटिक उसको, अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वो क्यों मानता है? वो क्यों नहीं पाकिस्तान की सेनाओं को अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने देता है? क्या पाकिस्तान भारत को ये इजाजत देगा कि वो पाकिस्तान के अंदर स्थित जैसे मोहम्मद और जितने भी आतंकवादी दूसरे संगठन हैं, उनके जो हमारे कश्मीर में बार बार आकर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, उनके ठिकानों पर हमला करने की इजाजत देगा पाकिस्तान हमको? तो यदि पाकिस्तान इस तरह की इजाजत हमें दे सके तो हम आपके साथ हैं कि अफगानिस्तान को भी आपको इजाजत देनी चाहिए। मगर यदि आप नहीं देते हैं तो दूसरे को भी आप नहीं मांग सकते कि वो आपको अपने देश में इस तरह की इजाजत दे। दूसरी बात यह है कि क्यों पाकिस्तान के साथ अपने जो पड़ोसी देश हैं, जैसे रूस है, ईरान है, चीन है, उसने सबने अपना मुंह मोड़ लिया है। उसका कारण केवल एक है कि जब भी दक्षिण एशिया में कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें पाकिस्तान, अमेरिका का पाकिस्तान एक अड्डा बन जाता है। जब ईरान और इजराइल में आपस में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने ईरान पे मिसाइल दागे और अमेरिका जो है और भी उस पर हमला करना चाहता था ईरान पर। उसके लिए उसने आपके सेना के चीफ से बात की, आसिम मुनीर साहब से, और उनसे पूछा कि क्या अब वो आसिम मुनीर साहब से मांगा कि हम पाकिस्तान में बेस बना करके ईरान के साथ युद्ध करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने फौरन हामी भर दी और तैयार हो गए। तो इस तरह से पाकिस्तान अमेरिका को अपने देश में बुला करके रूस को इनवाइट करता है कि रूस उसका रिएक्शन दे और चीन भी उसका रिएक्शन दे, क्योंकि चीन, रूस, इनकी सबकी जो प्रतिद्वंदी मानता है अमेरिका को अपना। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप जो है आपके इस तरह की बातों में कोई आपका साथ दे, तो उसके लिए सबसे पहले ये करना होगा आपको कि अपनी जो चाल है इसको सीधा करना पड़ेगा। आप बार बार जो अमेरिका के चंगुल में जा बैठते हैं, अमेरिका से ज्यादा अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होगा कि पूरे इस एरिया के जो बड़ी सुपर पावर है, जैसे चीन है, रूस है, वो आपके साथ नहीं रहेंगे और वो अफगानिस्तान के साथ ही जाएंगे। तो ये हुसैन जावेद साहब, क्या यही वजह है कि चाइना भी साथ नहीं है? रूस तो देखिए वैसे ही अमेरिका के साथ उसकी थोड़ी सी खटपट वाली स्थिति जो है वो चल ही रही है यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर के। तो चाइना जो हर वक्त सपोर्ट में रहता है, सीपैक जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत हो गई, इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ। लेकिन ये अफगानिस्तान को लेकर के स्ट्रैटेजी अचानक कैसे बदल गई है? चाहे तुर्की की हम बात कर ले, तुर्की भी आप लोगों के साथ रहा था, इसके बाद ईरान, जहां पर आप देखिए बार बार जो बात करते हैं इस्लाम की, लेकिन उस कंट्री ने भी साथ नहीं दे रहे हैं। देखें, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अगर मैं रोज इंडियन मीडिया देखूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि शायद पाकिस्तान पूरी जो वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल अलग रह गया और हमारा मुल्क तो चंद दिन का मेहमान रह गया। इस तरह की एक पिक्चर सामने आती है। इसी साल की बात कर रहे हैं ना, अगर आप ईरान की बात करते हैं, ईरान से शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जो इसराइल ईरान की जून में वॉर हुई है, उसके बाद जो ईरानियन पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, जिस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा वहां पे क्लैपिंग हुई है कि इतने नाजुक मौके के ऊपर उसने हमारा साथ दिया, वो पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग हुई है। पहली बात तो ये है। ईरान के साथ क्या साथ दिया था आपने, बताइए। वहां पर ईरान के जो प्रधान है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर परमाणु अगर हथियार की जरूरत पड़ जाएगी तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। आसिम मुनीर सामने आकर के कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका है वहां पर, और मैं अगर अमेरिका के अगेंस्ट जाऊंगा तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। ये बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कह ले या फिर हम ये कहें कि आर्मी चीफ, उन्होंने सुने। एक तो मैं आपको बताऊं कि ईरान ने हमसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की है कि आप न्यूक्स हमें भी दें ताकि हम भी यहाँ पे, दुनिया में कोई मुल्क किसी मुल्क को, हर बात से आप डिनाई कर जा रहे हैं, मतलब जी बात तो सुनिए, अगर मैं बात कंप्लीट कर पाऊं अपनी, कि देखें कोई मुल्क किसी मुल्क को न्यूक्स हथियारों की जो शक्ल होती है उसमें इमदाद नहीं दिया करता। हाँ, आज जो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है उसमें आपके साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। ये कहना कि न्यूक उठा के दे दें, ना ईरान ने ऐसी डिमांड की, ना हमने उनको ऐसा कहा है। इसकी तो बात ये है, ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे, मैंने आपको बता दी। जितनी हमने उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट की है, उनकी मोरल सपोर्ट की है, उनके साथ खड़े रहे हैं, ईरान भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है। तो जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया तब कहां थे? कोई बयान तो आया नहीं पाकिस्तान की तरफ से। अगर अच्छे दोस्त हैं तो बयान दीजिए।
रशिया के लिए प्रेशर भारत के ऊपर में अमेरिका हमेशा से डालता रहा, डोनाल्ड ट्रंप डालते रहे। भारत ने कह दिया हम तेल खरीदते थे, खरीदते हैं, खरीदते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। सीज फायर को लेकर के भी कह दिया। तो ये प्रेशर पाकिस्तान पर है अमेरिका का। अभी तो मोदी जी बयान ही नहीं दे रहे, वो तो ट्रंप का सामना ही नहीं कर रहे। मोदी जी को बयान देने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी को बयान देने की हर चीज पर आवश्यकता नहीं होती है। देखिए मैम, आप तो बात ही नहीं करने दे रही मैं हैं सर, मुझसे। आप अगर कह रहे हैं मोदी जी, मैं कह रही हूँ मोदी जी को हर चीज में बयान देने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आता है। चले वो तो खैर हम उनकी कमजोर उनकी जो सूरत हाल है हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ भी हैं कि बयान क्यों नहीं दे रहे, सारी दुनिया को पता है। खैर उसको छोड़ दें। मुझे लग रहा है हुसैन जावेद साहब, फिर तो आप वाकई इंडियन मीडिया को भी नहीं देखते। आप शायद, मुझे लग रहा है खबरें भी नहीं पढ़ते, यहाँ के पेपर्स को भी आप, वहां पर न्यूज़पेपर्स को भी आप नहीं देखते। मुझे इस बात से वाकई थोड़ा सा अचरज वाली स्थिति में मैं आ गई हूँ। देखिए इंडियन मीडिया को तो बहुत देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इंडियन मीडिया, ग्लोबल मीडिया और उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनको नहीं देख रहा कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया तो इंडिया के कहने पे नहीं चलती ना, उस पे भी देखिए। फिर अभी एक और बात की कर्नल साहब ने कि जी चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वो नहीं रहे। अरे साहब क्या हुआ, चाइना और हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमारे ताल्लुकात वो नहीं रहे? आप ऐसे ही मतलब इसको इस तरह से बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी घटना घटी है? चाइना तो हमारे साथ खड़ा है। और अभी आपके टॉप के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना इंडिया को देखना चाहिए कि उनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, चाइना और इस्लामाबाद के साथ है। इतनी क्लोज हमारी कोऑर्डिनेशन है डिफेंस के हवाले से, डिप्लोमेटिक हवाले से। तो आई थिंक ये कहना ये भी एक हवा की बात है कि जी चाइना जो है उसको हमारे साथ किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन है। और आखिरी बात, आप हमें कहते हैं कि अमेरिका के साथ आपकी पीके बहुत बढ़ रही हैं, शायद आपने उनको अपना बॉस बना लिया। तो क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे आज के हैं? आपके ताल्लुकात तो बने हैं कि 2000 में जाके बिल क्लिंटन जब आए थे इंडिया में, हम उनको 1950s के साथ हमारे उनसे जो ताल्लुकात हैं वो चल रहे हैं और अब बहुत अच्छे हो गए। तो ठीक है, अगर ट्रंप साहब हमारी सियासी और फौजी क़यादत को अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपको मसला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे ये कर्नल जी इसमें जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद में संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी कर्नल जी कंटिन्यू करिएगा। जावेद साहब, मैं आपको बता दूं कि 1950 से लेकर 92 तक पूरे विश्व में कोल्ड वार चल रही थी। चाइना और रशिया, यूएसएसआर जो पहले कंबाइंड था, और अमेरिका के बीच में। तो उस कोल्ड वार में पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना अड्डा बना रखा था। आपके पाकिस्तान में उनके हवाई अड्डे भी थे, सैनिक अड्डे भी थे। तो इससे आपके ताल्लुकात तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आपने अपने देश को अमेरिका का एक सैनिक एक्टिविटी का अड्डा बनाने के लिए अलाउ किया था। तो इससे आप कह रहे हैं कि 1950 से लेकर हमारे ताल्लुकात हैं, तो वो केवल इसलिए है कि आपने अपने आप को यूज होने दिया। और अफगानिस्तान में जब रूसी सेनाएं आई थी तो मैंने दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा जो अपनी पूरी यूथ को, पूरे नौजवानों को दूसरे देश को हैंडओवर कर दे कि आप इनको जैसा आतंकवादी बनाना चाहें, जैसा मिलिटेंट बनाना चाहें, इनको बनाइए और इन्हें दूसरे देश में लड़ने के लिए भेजिए, जिसके द्वारा पूरी देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। जिन यूथ के द्वारा जो आपकी आज आर्थिक स्थिति खराब हो रखी है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो यदि आपका यूथ 90s में अपने किसी काम में लगा होता तो आज आपकी स्थिति ये ना होती। क्योंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी 90s में, मगर उस वक्त जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रही थी, उस वक्त आपके यहाँ आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे मदरसों में। जिन नौजवानों को आपके इंडस्ट्रीज में लगना चाहिए था, आपके देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो रूसी सेनाओं से वहां लड़ रहे थे जाकर के अफगानिस्तान में। तो ये कारण है जिसके कारण अमेरिका आपके साथ था और रहेगा, मगर और कोई कारण नहीं है कि अमेरिका को आपसे बहुत सिंपैथी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपके साथ रहेगा, इस कारण से नहीं है। और मुझे लग रहा है अभी कुछ दिनों के पहले का बयान भी एक सामने आ गया है मार्को रूबियो की तरफ से कि हम भारत से दोस्ती या पाकिस्तान से हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत को एक तरह से नकारने की स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि भारत हमारा अच्छा दोस्त है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान।
और ये होगा तो मैं आपको बयान कोशिश करूंगी इस पूरे डिबेट के दौरान जो है आपको सुना भी दूं। तो मुझे लग रहा है जावेद हुसैन जी फिर उसके बाद जो है सही से समझ पाएंगे कि अभी फिलहाल स्थिति क्या चल रही है। संजीव श्रीवास्तव जी का हम रुख करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी हम कुछ चीजें बदलते हुए देख रहे हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में युद्ध का दौर चल रहा है। ख्वाजा आसिफ का जो बयान आ गया उसके बाद देखिए किसी भी चीज पर जो है सहमति नहीं बन पाई और अब एक युद्ध वाला दौर। अब ऐसे में रूस की तरफ से ये कह दिया जाता है कि हम तमाम सहायता जो है अफगानिस्तान को देने के लिए तैयार है, वहां के नागरिक को देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में क्या हम दक्षिण एशिया के एक राजनीतिक भूगोल को जो है वो बदलते हुए देख रहे हैं? तुर्की अफगानिस्तान के साथ, ईरान अफगानिस्तान के साथ, चाइना अफगानिस्तान के साथ, भारत तो है ही अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ रशिया, अब उनके तरफ से भी ये बयान। जी ये तालिबान की जो सरकार है और जिसका कि पाकिस्तान के साथ वर्तमान समय में एक टकराव, एक युद्ध की स्थिति में है। ऐसे में रशिया का भी सपोर्ट करना ये तालिबान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तालिबान की जो सरकार है उसके जो सैनिक हैं उनका पाकिस्तान की सेना के ऊपर एक एज है और वो एज इस तरीके से है कि उन्होंने एक लंबी जो लड़ाई है वो अमेरिका के और नेटो के फोर्सेस के खिलाफ पहले भी लड़ी है। वो बैटल हार्डेंड है, जबकि पाकिस्तान के सैनिकों के पास अभी हाल के समय का वर्षों का दशकों का युद्ध का अनुभव नहीं रहा है। सिर्फ यदि आप 4 दिन के हमारे ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ दें जिसमें कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके पहले भी अगर आप देखिए तो कोई उनका अनुभव नहीं रहा। और उसके बाद जो है अब रशिया का भी जो सपोर्ट है वो तालिबान को मिल जाने से तालिबान और भी अधिक बड़े तरीके से और बड़े आत्मविश्वास के साथ जो पाकिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है उसको वो करेगा। और इसमें देखिए जावेद साहब बैठे हैं और मैं पहले भी उनको कहता रहा हूं कि यदि आपको अपने अफगानिस्तान के फ्रंट पर बेहतर तरीके से आपको डील करना है तो पश्तूनों को सम्मान देना होगा, तालिबान को एक इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और यदि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये सोचकर चलेंगे कि अफगानिस्तान तो हम कभी भी किसी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, इत्यादि इत्यादि, तो फिर वो सिचुएशन आपके लिए और भी बिगड़ती जाएगी और उसका परिणाम ये होगा कि टीटीपी और अधिक इम्बोल्डेंड होगा। जो टीटीपी है वो तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, खतरनाक संगठन है और जाहिर है कि वो तालिबान की सरकार के साथ आपके संबंध यदि और अधिक खराब होते हैं तो ये टीटीपी को और अधिक इम्बोल्डन करेगा। काबुल से टीटीपी का जो सपोर्ट है और अधिक बढ़ जाएगा, जिसकी की संभावना दिखाई देती है। और देखिए एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखती है किरण जी कि ये जो पाकिस्तान की सरकार का जो पूरा एक मिसमैनेजमेंट है अपने अफगान के फ्रंट का, चाहे वो सीमा पर बाड़ लगाना हो, पश्तूनों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना हो या अफगान शरणार्थियों को मिसट्रीट करना हो, इस तरीके की जो सारी सिचुएशन है वो टीटीपी को ही इम्बोल्डन करने का कार्य कर रही है। टीटीपी उन सारे तर्कों को काबुल के सामने रख करके वो कहेगा कि आप हमें और अधिक सपोर्ट दीजिए, हम पूरे पाकिस्तान का ही तालिबानाइजेशन कर देते हैं, पूरे पाकिस्तान पे ही कब्जा कर लेते हैं, अपना सरकार वहां पर भी बनाते हैं जैसा कि हमने काबुल में बनाई है। और यही तो टीटीपी का लक्ष्य है। और यदि आप पश्तूनों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करेंगे तो पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो भी अधिक से अधिक टीटीपी से ही जुड़ेंगे, अधिक से अधिक तालिबान से ही जुड़ेंगे और वो आपके लिए जैसे बलूचिस्तान में स्थितियां खराब होती जा रही हैं वैसे ही एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, वो और अधिक इम्बोल्डन होगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैंने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज किए हैं और मैं ये कहता रहा हूँ कि ये जो सारी सिचुएशन है किरण जी, ये पाकिस्तान का खुद का किया धरा है, उसका खुद का क्रिएशन है और यदि उसको रिजॉल्व करना है तो उन्हें खुद ही कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने घर के अंदर ही पश्तूनों को ठीक तरीके से ट्रीट करना होगा, ये पहला कदम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो और अधिक वोलाटाइल और डेंजरस और सारी केओस में बदलती जा रही है और टीटीपी मेरा असेसमेंट के मुताबिक और बड़े हमले वो करने की प्लानिंग कर रहा है और बड़े से बड़े हमले वो करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि टीटीपी को का लक्ष्य, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि उसका लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग वहाँ की जमहूरियत है उसको उखाड़ फेंकना चाहता है और उस प्रक्रिया में पाकिस्तान की सेना को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। टीटीपी का अगर किरण जी सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस हैं और वो सीधा सीधा उनके ऊपर हमला करते हैं।
और वो बिल्कुल। और चाहते ये हैं कि ये यही सेना सुबह हट में भी जाए यही क्योंकि खबर सामने आई थी कि कुछ 6 सैनिक पाकिस्तानी जो है वो मारे गए टीटीपी के हमले में। और मुझे लग रहा है हुसैन जावेद जी जो है ये तो खबर जानते ही होंगे कि ये हमला हुआ है। अब हम चाहेंगे कि जो बात संजीव जी और कर्नल शिवदान जी ने कही है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखें, ये बात आपकी सही, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कल भी ऐसा वाकया हुआ है, मतलब हमारे केपीके के अंदर, जहाँ पे टीटीपी ने अटैक किया और वहां पे हमारे यहाँ जो हमारी फोर्सेस हैं उनका भी नुकसान हुआ है। 4 से 5 जो है वो इस तरह से जाँ बाग को, ये बात सही, क्योंकि आपको पता है वहां पहली इस तरह की सूरत हाल जो है वो जा रही है, वो पहले से कंटिन्यू है। और यही तो हमारा कंसर्न है, हमारा अफगानिस्तान से कंसर्न क्या है कि भाई जो टीटीपी को अपने सेफ हेवंस दी ना अफगानिस्तान में, और वहां से उनको कंट्रोल भी किया जाता है, फाइनेंस भी किया जाता है, ट्रेन भी किया जाता है, रिक्रूट भी किया जाता है, उसकी दहक जो है वो हमारे इलाकों में आ रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने इसी महीने में देखा, जो भी वहां स्ट्राइक्स की हमने, या जो भी एक्शन लिया, जो भी उनकी 21 चौकियों पे कब्जा किया, वो इसी सिलसिले की कड़ी थी कि साहब आप जरा समझ जाइए, इस तरह की चीजें सही नहीं है। तो उससे हमने इनकार नहीं किया। और संजीव जी ने ये भी बात सही की, मैं इनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि टीटीपी का मकसद, उनका हदफ जो है वो हमारी फौज है, हमारी जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनके पीछे हैं। और आज से नहीं है, 2007 से। यही तो हमारी जंग है। और हम मुसलसल एक स्टेट ऑफ वॉर में रहे हैं 2004 के बाद से। तो इतनी ज्यादा जो आप कह सकते हैं ना, हमारी फोर्सेस के अंदर रेजिलियंस है, और उनका जो एक मोरल रहे वो हमेशा हाई रहे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अपने अवाम के लिए, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार, और हम अपनी फोर्सेस के पीछे हैं। नहीं और तो अभी ये इन्होंने तो एक और बात की थी कि हम सेना अपने वाली यहाँ भाषा जो कह दी, लेकिन ये इसके पीछे भी संजीव जी ये ने कहा कि ये आखिरकार चीजें इस तरह की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, क्यों, किस तरह से जो है वहां पर संसाधनों, चाहे मैं बलूच की बात कर लूं, पीओके की बात कर लूं, अभी देखा भी है सेम वही चीजें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो ये स्थिति संभालने के लिए हुक्मरान और सेना की आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है या फिर करने की कोशिश नहीं है? कर पा रहे हैं, उन्होंने पूरी विल दिखाई, आपके सामने है। जैसे आपने खुद बात की कि बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और यहाँ पे टीटीपी, तो ये दो जो पिछले 2-3 साल से, आखिरी जो हमारे, आप कहेंगे 3 साल, वो कोई इतने अच्छे तो नहीं गए, काफी टफ गए कि एक मुकम्मल किस्म का वॉर जोन बना। हमने कभी इनकार किया, लेकिन हम तो कह चुके हैं उनको, अभी भी जो आपने देखा इस्तांबुल में टॉक्स हुई है, हमने उनको यही कहा है काबुल हुकूमत को कि हमें सिर्फ टीटीपी से मसला नहीं है, यहाँ आपने बात करनी कि ना सिर्फ टीटीपी बल्कि बीएलए, क्योंकि इन सब के सर अफगानिस्तान के अंदर से मिलते हैं, कंट्रोल करे, जो उनको समझ में नहीं आया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हम जंग नहीं चाहते, महाजराई नहीं चाहते, हम एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहते हैं। ना हमारे कोई ऐसे एम्स है कि हमने वहां पे कब्जा करना है, हमारे पास अपनी बहुत जमीन है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है, और नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और हम तो कह चुके हैं, सर आपने खुद समझेंगे बात की, कैसे सर जो कि हमारे मीटिंग में डिफेंस के जाने से वजीर हैं। पहले ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस तरह से बयान दे दिया जाता है? इस पे संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आ रही हूँ हुसैन जावेद साहब आपके पास। देखिए, ये बात ये अच्छा है कि ये रियलाइजेशन इनके अंदर है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जैसा कि जावेद साहब ने बताया कि बलूचिस्तान जो बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया है। अभी देखिए, जो बीएलए की और बीएलएफ की जो टैक्टिक्स हैं, जो उनके मिलिट्री ऑपरेशन वो कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, वो भी सीना के ऊपर ही हमले करते हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को समय समय पर अगवा कर लेते हैं, और उसके अंदर ट्रेवल कर रहे तमाम जो सैनिकों को, आम लोगों को उतना वो टारगेट नहीं करते, लेकिन सैनिकों की हत्याएं कर देते हैं, ऑफिसर्स की हत्याएं कर देते हैं। बलूचिस्तान में जो सेना के काफिले मूव करते हैं तो उसके ऊपर वो हमले कर देते हैं, सुसाइड ब्लास्ट करते हैं। वो जो सारी टैक्टिक्स हैं किरण जी, जो बीएलए बीएलएफ ने अख्तियार की हैं, वो निसंदेह टीटीपी की टैक्टिक्स हैं, और दोनों के जो लिंक्स हैं। ये अच्छा है कि पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन, अभी तक तो इसको भी डिनाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि ये रियलाइज करें आप, और उसको फिर एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन वो एड्रेस करने के प्रोसेस में सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप टीटीपी के ऊपर या तालिबान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस करके, लेजर गाइडेड बम्स गिरा करके, या उनके काबुल में और यहाँ वहां बमबारी करके उसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। और वो अफगानिस्तान की जो के सैनिक हैं और टीटीपी सभी बैटल हार्डेंड हैं, वो छापामार युद्ध करने वाले हैं। वो अमेरिका की किरण जी फोर्सेस को कॉल करते थे, आपके पास यदि घड़ी है तो हमारे पास समय है, और आप अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट घुमाते रहिए, उड़ाते रहिए, बम गिराते रहिए, हम इंतजार करेंगे, और जब आपके सारे बम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को समझना होगा
कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध कोई आपका विकल्प नहीं है। यदि कोई विकल्प है तो वहां की जो ग्रीवांसेस हैं, पश्तून आबादी की ग्रीवांसेस, बलूच आबादी की जो ग्रीवांसेस, उसको आपको एड्रेस करना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना बंद करना होगा, उनको जो बेसिक कम्युनिटीज है उनको देना शुरू करना होगा। ये जो आपका सिर्फ पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाला जो एक मेंटेलिटी है, मैं जावेद साहब को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं कि वो जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो मानसिकता है उससे निकलना होगा पाकिस्तान को, तभी वो अपने आप को एक बेहतर राष्ट्र के रूप में बना सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर ऐसा दिखता नहीं है, वहां पर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है। अब देखिए वर्तमान स्थिति ये है कि पंजाब के लोग जब बलूचिस्तान में जा रहे हैं तो बलूचिस्तान के लोग पंजाब पे हमले कर दे रहे हैं, पंजाबियों पे हमले कर दे रहे हैं। तो ये जो एक ऐसी स्थिति कि किसी राष्ट्र में एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले करना शुरू कर दें, तो ये तो सिविल वॉर जैसी स्थिति है। ये क्या अघोषित एक गृह युद्ध चल रहा है, और ऐसे में टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ और जाहिर है कि जो आपने अन्य आतंकी जो इंडिया सेंट्रिक आतंकी पाल रखे हैं उनके भी एम्बिशंस बढ़ेंगे। वो भी यदि टीटीपी इम्बोल्डेंड होगा तो ये और भी आतंकी वो होंगे, और यदि आप उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किया यदि भारत के भय से, तो अल्टीमेटली वो टीटीपी से हाथ मिला लेंगे। टीटीपी तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहा है कि कहां पे वो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जिससे कि हम अपना कोलैबोरेशन कर ले। तहरीके लब्बैक, लश्कर जांगवी वगैरह वगैरह जितने भी आपने बिल्कुल देखिए ना, रातों रात 2000 जो है आतंकवादी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आ रही हूँ कर्नल शिवदान जी। हुसैन जावेद सर इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को हुसैन जावेद जी। और क्या ये अघोषित गृह युद्ध है जो पाकिस्तान के अंदर में है, और बैठ के मसले क्यों नहीं सुलझा रहे? अफगानिस्तान से निपटना रूस की भी बात नहीं रही है, पहले जो हमने देखा था उसका जिक्र भी देखिए अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था, अमेरिका के भी बस की बात नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान आपको कहाँ देखता है अपने आप को? बहुत अच्छा सवाल है आपका किरण जी। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि, और शिवदान साहब की बात का भी जवाब दूंगा। देखिए बात ये कि हमने हमेशा कहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे कोई एम्बिशन नहीं है कि हम काबुल के ऊपर, कंधार के ऊपर, वाखान के ऊपर, पंजशेर के ऊपर कब्जा करें, बॉर्डर क्रॉस करें। हमारे कोई ऐसे एम्स नहीं है, क्योंकि अब ये अच्छी तरह जानते हैं अफगानिस्तान को। देखिए तालिबान के साथ हमने आज से काम नहीं किया, ये फैक्ट है, हमने उनके साथ सालों काम किया, हमारे दरमियान इत्तेहाद भी रहा, उसकी वजह आपको पता है। तो ऐसा नहीं है हमारे, इसलिए ये कहना कि अमेरिका का हाल देख लें, रूस का देख लें, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। या तो हमारा एम है कि हमने काबुल को फतह कर लेना, हम नहीं समझते, हमें कोई जरूरत नहीं है, और ये अच्छा भी नहीं है। वो एक आजाद मुल्क है, हम तो हमेशा अफगानिस्तान की आजादी की बात करते हैं, तो हमारे कोई ऐसे एम्स नहीं। तो ये मिसाल तो यहाँ पे नहीं सोचता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं सोचता है, समस्या ये है। और नहीं, आप वो तो ये कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका एस्टेब्लिशमेंट क्या ऐसा सोचता है? वो तो कहते हैं कि बैकयार्ड है, अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड है, ऐसा वो सोचते हैं। संजीव जी, अब हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं, ये पुरानी सोच थी। ये सोच अब बिल्कुल इसका वजूद ही नहीं है। 9/11 के बाद दुनिया का हर एंगल चेंज हो गया, तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। और एक और बात है, अक्सर ये जो आपने कहा ना कि हमारे यहाँ जो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट है, फिर आपने सुन्नी की बात की, उसको थोड़ा सा सेक्टेरियन रंग भी दिया। ये मैं आपको बताऊं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये एक मिक्सचर है, इसमें हर जितने भी हमारे यहाँ नेशनलिटीज हैं उनकी नुमाइंदगी होती है। ऐसा नहीं है कि सब इसमें सबके सब जो है उनका ताल्लुक लाहौर से होता है, पठान भी हैं इसमें, बल्कि पठान इसमें सबसे ज्यादा है, हमारे सबसे ज्यादा जो आर्मी पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है आपके यहाँ। ग्राउंड रियलिटी रियलिटी कड़वी साहब माने ना माने, लेकिन एक जो बड़ा ग्रीवांस सारे बलूचों में, सिंधियों में, कश्मीरी, हमारे जो कश्मीरी हैं, जो पश्तून हैं, सभी के अंदर ये रहता है कि आप उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करते अपनी इतनी माइनॉरिटी। सर ऐसे नहीं बात हो सकती, ऐसे नहीं बात हो सकती। जब मैं बात कंप्लीट करूं, मुझे तो करने दें कंप्लीट। मैंने आपकी बात सुनी, आप बोलिए। जी, मैं सिर्फ उसमें यही कह रहा हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट मिक्सचर, हमारे ज्यादातर आर्मी चीफ, आप सर्च कर सकते हैं, अब तो हर चीज है, उनका ताल्लुक केपीके से ही रहा है। तो ये बिल्कुल गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो है वो लाहौर के लोग जो है या पंजाब के लोग हैं वो इस पे डोमिनेट करते हैं। दूसरी बात किरण जी, एक बहुत अहम बात है, दुनिया इतनी बदली है, और इंडिया ने भी उसको देखा है अपने हवाले से, हमने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है। अब जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, हर मुल्क जो है ना वो आपस में कनेक्टिविटी चाहता है, इकोनॉमिकली चाहता है, एनर्जी के हवाले से चाहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तमाम डेवलपमेंट साउथ एशिया में हो सकती है, अफगानिस्तान में हो सकती है, सेंट्रल एशिया में हो सकती है। इन तमाम मुल्कों का मसला ये है कि अब इनके रूट्स अफगानिस्तान से होके जाते हैं। इस वक्त चाइना क्या चाह रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट क्या चाह रही हैं,
इंडिया इवन क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हालात हर हाल में बेहतर हो, ताकि यहाँ पे मतलब एक लेकिन तरह की अगर बेहतर एक्टिविटीज हो, हालात इकोनॉमिक हुसैन एक्टिविटीज जावेद हो। साहब आप चाहते हैं, मैं कर्नल शिवदान जी आपके पास आ रही हूं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हुसैन जावेद साहब जी, अगर हालात बेहतर आप चाहते हैं तो ये युद्ध वाली स्थिति क्यों? और अगर युद्ध में बातचीत हो रही थी और पहले शुरुआती दौर में हमने देखा बातचीत सकारात्मक थी, फिर ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान देने का अर्थ क्या, मतलब क्या निकला? फिर देखिए जिसके बाद चीजें बिगड़ गई, जिसका जिक्र जो है संजीव जी भी कर रहे थे कि आप धमकी दे करके चीजें नहीं करा सकते कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा, मैं इस तरह से हमला कर दूंगा, नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी मुल्क पे न्यूक्लियर हमला करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता और धमकी होनी देना भी नहीं सर कर चाहिए। तो आप नहीं ठीक है, सकते मैं वही क्योंकि बात चाबी कर तो आप मुशर्रफ जी ने दे दी है अमेरिका के हाथ में, कर तो नहीं सकते, लेकिन धमकी भी क्यों नहीं, देना? वो आपको धमकी भी क्यों देना? वो आप उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जी जवाब दे रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा था उसको समझिए, इसी में आपको जवाब मिलेगा। जब हर मुल्क दुनिया का जियो इकोनॉमिक्स पे जा रहा है ना, और काबुल हुकूमत उसको समझ नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। अगर काबुल हुकूमत अपनी इसी रविश पे रहती है, उनका ये जो एटीट्यूड है ना कि इस तरह से क्रॉस बॉर्डर करना, अपने यहाँ अनसर्टन हालात रखना, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा। सेंट्रल एशियंस, अभी आपने खुद देख लें, इसी हफ्ते की खबर है, ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी इनकी टेंशन हुई है। चाइना इनसे खुश नहीं है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में ये चीजें होनी चाहिए, तरक्की हो, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानेगा ना तो सब मुल्क यही चाहेंगे। इसमें पाकिस्तान भी ऑन कर्नल बोर्ड है, शिवदान चाइना जी, भी ऑन बोर्ड है। सुने ये सुने ये सुने जी कि जल्दी ऐसी से हुकूमत को, हाँ कि ऐसी हुकूमत को रखने का फायदा क्या है जो सबके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है। सर, ये और हुकूमत मैं भी आप पहले ही कह की चुका तरफ से लाई गई है हूं, ना? तालिबान जो हैं वो अपने अफगानिस्तान में नहीं है। पड़ोस अफगानिस्तान में में कोई तालिबान शक है। शासित अफगानिस्तान तो बनाने का काम भी तो आप ही ने किया है, तो भुगतेंगे हाँ, भी तो लेकिन आप ही। कर्नल शिवदान दोस्त तो जी, आपके बन गए ना, सर दोस्त तो आपके बन गए हैं। देखिए तो बिल्कुल सर, देखिए मैं अगर अच्छा कहना चाहता हूं करेंगे तो हम हुसैन जावेद स्वागत साहब करेंगे, को। वसुदैव कुटुंबकम तो हम ये पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं, लेकिन आपकी हरकतें ही नहीं सही होती है जिसमें हम आपका स्वागत कर सके। अब यही देखिए कि मुत्तकी जी को जाना पाकिस्तान था, आ गए वो भारत, किस तरह से तिलमिलाहट आपकी दिखाई दी कि आप काबुल पे हमला कर देते हैं। मुंह ना खुलवाइए सर। ठीक है कर्नल शिवदान जी। देखिए मैं आपसे जावेद साहब ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके देश में ट्रू सच्ची डेमोक्रेसी है तो हर इवेंट का जो नेशनल लेवल पे होती है उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, पूरे देश को पता लगना चाहिए कि ये एक्टिविटी क्यों हुई। आपका ये बताइए कि मैं गिनती बार बताऊंगा, बीच में बाद में आप जवाब देना। जम्मू कश्मीर को किस हक से आपने बोला कि इस पर हम कब्जा करेंगे? 1947 में आपको किसने अधिकार दिया, जबकि अंग्रेजों ने कायदा कानून बनाया था कि उस देश जिस इस रियासत को किसमें मिलना है, जम्मू में, कश्मीर, भारत में मिलना है या पाकिस्तान मिलना है, तो उस रियासत का जो राजा है वो अपनी स्वीकृति देगा, सहमति देगा कि हाँ मैं भारत में मिलना चाहता हूं या पाकिस्तान मिलना चाहता हूं। क्या आपको वो सहमति मिली थी जम्मू कश्मीर से? यदि नहीं मिली तो फिर आपने अचानक क्यों हमला कर दिया अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर, उस पर कब्जा करने के लिए, और अपने देश के लिए एक आज तक समस्या पैदा कर ली है जिसके द्वारा आपकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई के ऊपर जा रहा है, इस दुश्मनी को मेंटेन करने में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने कश्मीर पर क्यों हमला किया, उसका क्या राइट था आपको। नंबर 2, जब बांग्लादेश में ट्रबल शुरू हुई तो क्या आप लोगों ने पता की कि इस ट्रबल के पीछे क्या है? क्या आपने शेख मुजीबुर रहमान जो इलेक्ट होकर आए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? क्या डेमोक्रेसी में एक बंगाली को प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार नहीं था? एक पूरा आधा मुल्क आपका, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, वो पूरे बंगाली हैं उसमें पूरे में। तो आपको उनको प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करने में क्या तकलीफ थी? यदि आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते उस वक्त, तो आज ये पूर्वी पाकिस्तान उसी प्रकार से होता जिस प्रकार 1947 में इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा आप आइए, आपने कभी ये विचार किया पार्लियामेंट में, अपने देश की पार्लियामेंट में, कि जितना विकास, जितना डेवलपमेंट पंजाब का हुआ है, क्या उतना डेवलपमेंट बलूचिस्तान का हुआ है? क्या उतना डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है? क्या उतना डेवलपमेंट सिंध का हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो फिर क्या कारण है? यदि इन चीजों को आप डेमोक्रेटिक तरीके से, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पत्रकारों का,
जो आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनका रोल होता है उनको सरकारों से सवाल पूछने का कि आखिर ये घटना क्यों हुई, आपने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जनता को दीजिए। यदि ये काम पाकिस्तान में हो रहा होता तो आज पाकिस्तान पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री होता, पूरी तरह डेवलप कंट्री होता। आपको पता है कि शेख हसीना के टाइम में पूरे बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि वो ऑलमोस्ट और दुनिया के देशों से compete कर रहा था। ये जो फंडामेंटलिज्म जो बांग्लादेश में आया, इसका कारण क्या था? आपने एक नया कश्मीर अपने लिए तैयार कर लिया था बांग्लादेश में, वहां फंडामेंटलिज्म को हवा दे करके, और अपने लिए एक आपने कन्फ्रंटेशन का एक मुद्दा पकड़ लिया वहां पर, एक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे करके और शेख हसीना को वहां से हटवा करके। जी हुसैन तो जावेद यदि साहब, आप जैसे पत्रकार और जर्नलिस्ट वहां पर इन सवालों को उठाएं और बोले कि हर बड़ा मुद्दा राष्ट्र जो नेशनल लेवल का मुद्दा है उसको देश की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, उसकी पहले कारण पता किए जाए, उसके रीजन पता किए क्यों हुआ ये बात, उसके बाद उसका सरकार ने उसमें क्या एक्शन लिया और क्या फॉलो अप था, तो आपका हो सकता है देश की जो रनिंग है वो ज्यादा स्मूथली होगी। लेकिन और देश जो कर्नल है शिवदान जी, अगर पत्रकार करने लगे तो पता चले जेल के पीछे और सलाखों के पीछे नजर आएंगे कि आप तो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। हुसैन जावेद साहब। अच्छा जी, अब बहुत लंबे चौड़े सवाल किए हैं कर्नल साहब ने, तो मैं उनका बहुत ही शॉर्ट तीन उन्होंने मेन पॉइंट रख दिया है। जी जी, मैं समझ गई हूँ, मैंने बिल्कुल लिख ली है अपने सामने। आप मुझे एक लाइन में जवाब देने बिल्कुल दीजिए। पहले तो उन्होंने कहा ना कि जी कश्मीर आपने क्यों लिया और इस तरह क्यों किया। तो अगर ये असूल है कि जिस उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके हेड की बात पे चलना है, तो जूनागढ़ में आप क्या करने गए थे? हैदराबाद में आप क्या करने गए थे? बाद में गोवा में आपने क्या किया? उनके हुक्मरान क्या आपके साथ जा रहे थे? तो सर पहले अपना घर तो देखिए ना आप, ऐसा तो मत करें। एक दूसरी क्लॉज बात, ये भी नहीं था नहीं ऐसा कि नहीं, उसकी ऐसा नहीं, ज्योग्राफिकल नहीं नहीं, ऐसा लोकेशन नहीं क्या सर, होगी। सर ऐसा नहीं, अभी नहीं, आपके सवाल आपने कर ली ना, अब मुझे जवाब देने थे ना सर, उसके बाद दोबारा ठीक है। सवाल करेंगे, मैं दोबारा जवाब दूंगा जी। तो आपने इन इलाकों में फिर अपनी फौज कुशी क्यों की? एक तो सवाल ये है। दूसरी बात, आपने क्या आप कहते हैं कि आपने अपनी फौजें क्यों भेजी और कश्मीर में क्यों किया, और वो तो हरी सिंह ने साइन कर दिया था। अगर उस साइन की कोई हैसियत होती ना, नेहरू जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनका हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये वक्ती सूरत हाल है, हम यूएन में चले गए, जब ये हालात बेहतर होंगे हम प्लेबिसाइट करेंगे। ये यूएन का रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, चेक कर लीजिएगा। और आज भी इंडिया में कहा जाता है कि ये मसले को इंडिया के लिए खराब कर दिया। अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनके वादों को भी देखें तो आपको सब जी समझ में आ जाएगी। हुसैन जावेद जी, मैं आ रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है सर, बात ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी तो फिर जवाब भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी में जो कर्नल शिवदान जी कहना चाह रहे थे, सर अपनी बात को छोटे में रखिएगा, मैं हुसैन जावेद जी की बात को पूरी तरह से लूंगी। मेरा टर्न है जी कर्नल शिवदान जी। देखिए जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो माली हालत खराब हुई है वो किसी बाहरी ताकत के कारण खराब नहीं हुई है, इनकी अपनी कमियों के कारण एक माली हालत खराब हुई है, जिन कन्फ्रंटेशंस को इन्होंने अपने आप लिया है। अब बताइए, बांग्लादेश में यदि शेख मुजीब रहमान साहब को बना देते प्राइम मिनिस्टर तो इनको क्या जरूरत थी 71 लड़ाई लड़ने की? इतना बड़ा इनके 93,000 सोल्जर्स को भारत ने बंदी बनाया और उन्हें 3 साल तक यहाँ पर पाकिस्तान की भारत की जेलों में रखा। तो ये सब यदि ये प्रॉपर कंट्री में डेमोक्रेसी होती, सबसे पहले जरूरत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की स्थापना प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पपेट को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया और बाकी असली डिसीजन आर्मी ले रही है। अभी शुरुआत से तो हम यही स्थिति देख ही रहे हैं। हुसैन जावेद साहब, ब्रिक्स की सम्मेलन में चीन में आपके जो आर्मी चीफ क्यों गए साथ में? अमेरिका की उनकी यात्रा हुई शहबाज शरीफ साहब की, उसमें आर्मी चीफ क्यों गए साथ में? क्या वो उनकी प्रोटेक्शन में जा रहे हैं हर जगह पर? कर्नल शिवदान जी, ये कहिए कि आसिम मुनीर गए तो शहबाज शरीफ क्यों गए साथ में? ये होना चाहिए था। हुसैन जावेद जी अपनी बात को रखिएगा। आ रही हो संजीव जी आपके पास। जी आपको आवाज मेरी साफ आ रही है? जी अब आ रही है। बीच में आपकी आवाज जो कट है वो हो गई थी, इस वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा था।
देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा था, इन्होंने उसमें ना उस जवाब में बांग्लादेश की भी बात की, तो मैं सबको बता दूं कि हमने तो कभी नहीं माना कि जी उनके साथ ज्यादती नहीं हुई। हम आज के दौर में मुजीब को गद्दार भी नहीं मानते, और मैं आज के दौर में ये भी कहता हूँ, मैं क्या, हम सब मानते हैं यार कि 1970 के इलेक्शन में उनको सरकार बनाने देनी चाहिए थी। हमारा नेशनल ब्लंडर है, हम तो मान रहे हैं। 71 हमारा कौमी फेलियर है, उसमें हम बांग्लादेश को, मैं तो इल्जाम नहीं देता। दूसरी बात, क्या वैसे वो जो आपका एक है ना गाना भी है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कि एक जमाने में हम 71 देख रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जनरल सैर शमशाद वहां जाते हैं और यूनुस साहब उनको मिलते हैं और क्या कह रहे हैं कि पाक आर्मी हमें ट्रेन भी करे। तो वक्त बदल जाता है, वो हमारे भाई हैं। आज वो पाकिस्तान नहीं है, वो हमसे अलग हो गया, हम उनकी आजादी का एहतराम करते हैं और ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन आज हम दोबारा एक भाई के तौर पे जी एक हो चुके हैं। तो ये सर, जो है ना माफी वो की भी चेंज भी मांग की होता है है। शायद, मुझे अगली लग रहा बात, है। अच्छा जो एक सुने सर, सुने, एक मिनट, बीच में एक चीज याद आ गई। मुझे लग रहा है ये बात आप बोलना भूल गए कि हमसे कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो किया 71 में उसके लिए माफी मांगे। आप इस बात को भूल गए बताना। अच्छा सुन लेना, वो तो आपको पता है कि वो चीज तो अभी भी चल रही है, लेकिन ये फैसला हुआ है कि इस पे तो बात हमारी होती रहेगी, लेकिन हर फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, आपस में ताउन भी करते रहेंगे, और वो मसला भी हल हो जाएगा। और सर ने कहा हसीना वाजिद के दौर में बड़ी वहां पे जनाब प्रोग्रेस हुई, सब कुछ हुआ। वो प्रोग्रेस पिछले साल अगस्त में तो बे ऑफ बंगाल के अंदर, जिसे आप कहते हैं बंगाल की खाड़ी, उसमें बह गई, पूरी अवाम ही उसके खिलाफ हो गई। आज वो अपने मुल्क में जा नहीं सकती। ठीक है। और आखिरी बात इसमें जो आखिरी बात है ना, आपने कहा कि हमारे फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका क्यों जाते हैं, फिर आपने कहा कि शहबाज शरीफ को साथ ले गए। देखिए, हमारा मुल्क, हमारी फौज, हमारी हुकूमत, हमारी पार्लियामेंट जो कर रहे हैं ना, अवाम उनके पीछे खड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भी उनकी खातिर हल्कान मत हुई कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। सर, आपत्ति इस बात से है ना कि एक औहदा और औरा होता है जिसमें प्रधानमंत्री का औरा सबसे ऊपर होता है, जी है। आर्मी चीफ का थोड़ा सा नीचे होता है, आसिम मुनीर अगर मान जाए इस बात को तो। और दूसरी बात शेख हाँ, हसीना लेकिन की, आपको याद होगा शेख हसीना ने अभी कहा है कि मैं वापस आ रही हूं, और आप अंतरिम सरकार के अच्छा साथ आ सर जाए, खुश हो गए हैं। क्या बात करते हैं सर, पाकिस्तान अच्छी इतने बात है। समय कैसे संतुष्ट हो जाता है? संजीव जी। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आ जाए, एक बात है आखिरी, कि अब अगर ट्रम्प साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, तो एक्सेप्ट करें इस चीज को। फिर वो तो कल भी कह गए मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं क्या, उनकी जो मुझे फ्रेंडशिप मुझे है मुझे उसको लग रहा है जलना कि नहीं चाहिए, सर शायद जलना पहले नहीं भी आपके साथ इस पे चाहिए। बातचीत मेरी हुई है, तो आपने इस बार, मैंने कहा भी था आपको कि प्रधानमंत्री के रहते हुए आसिम मुनीर को याद किया जाना नहीं प्रधानमंत्री के औरे को कितना गिरा रहा है, आप समझिए इस बात को। नहीं। ठीक है, आप देखिए, इज्जत नहीं देते अलग बात है, इंटरनेशनल फोरम पे तो मिलना ही चाहिए ना प्रधानमंत्री को। संजीव जी। देखिए, मैं कुछ बातें, देखिए, कर्नल साहब ने बहुत ही जेन्युइन बातें कही हैं। अब उसको ये जावेद साहब उसको कुछ अलग रंग देने की कोशिश करें तो ये तो हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। जो डिनायल ओवर डिनायल्स ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है। जो कड़वी सच्चाइयों को ना स्वीकार करना, सलाहों को ना स्वीकार करना, ये सारा जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा संकट रहा है, और जिसकी की वजह से पाकिस्तान ये सारी क्राइसिस हर एक फ्रंट पे, मल्टीपल फ्रंट पे आप फेस कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है आज, यदि आपने कहा कि हम बांग्लादेश के लोग हमारे भाई हैं, अरे ठीक है, और सब कुछ बदल गया है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। देखिए, सितम तो अभी भी आप कर रहे हैं, अभी भी बलूचों के साथ सितम कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ सितम कर रहे हैं, और सिंधियों के साथ सितम कर रहे हैं, हमारे कश्मीरियों के साथ सितम कर रहे हैं। तो पहले अपने जो आपके घर के अंदर के जो भाई हैं उनको तो गले लगा लीजिए, उनको तो एड्रेस कर लीजिए। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, अभी शुरुआत से ही इस डिबेट में मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश को अभी जाने की क्या जरूरत है। आप अपने देश की आवाम जो है वो हर तरीके का संकट जूझ रही है, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप बांग्लादेश चले जाते हैं, जबकि आवाम जो है रोटी की और बेरोजगारी की और हर तरीके की क्राइसिस पे से जूझ रही है। 24 बार आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हर वर्ष जाना पड़ता है बेल आउट पैकेज लेने के लिए। यहाँ वहाँ एक दो मित्र आपके कहीं सपोर्ट कर देते हैं, वो सारे इश्यूज तो आप एड्रेस कर नहीं रहे हैं। और अभी आपको पुराने सितम दिखाई दे रहे हैं कि जो है उस समय क्या हुआ था और उसको एड्रेस कर देंगे। पहले अपने घर के भाइयों को जरा एड्रेस कर लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। यही जो पश्तून है क्या कहना चाहते हैं, पश्तून यही कहना चाहते हैं कि आप हमें हमारी बेसिक एम्यूनिटीज दीजिए। बलूच क्या कहना चाहते हैं, उनके घरों से आपने हजारों हजारों लोगों को उठा लिया है, वो कहाँ गए वो लोग, उनका जवाब दीजिए। वहाँ की स्टेब्लिशमेंट, वहाँ के लोगों के अंदर बड़े गहरे ग्रीवांस हैं कि हमारे लाखों लोग गायब हैं घरों से, कहाँ गए वो लोग, उनको आप एड्रेस कीजिए। आज बीएलएफ अगर इतने स्ट्रांग बने हुए हैं, आपकी जो चलती हुई ट्रेनें अगवा हो जा रही हैं,
तो क्या वो बीएलए बीएलएफ के कुछ चंद लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं, उसको आवाम का पूरा समर्थन है, क्योंकि आवाम के ऊपर आपने हर तरीके की जो है सितम किए हुए हैं, जो आपने सितम की बात कही। तो ये जो सारी बातें हैं, ये आपको पहले अपने घर के अंदर की चीजों को एड्रेस करना होगा। यही बात कर्नल साहब कह रहे थे। और देखिए, पाकिस्तान ने ब्लंडर्स ओवर ब्लंडर्स किए हैं। बेहतर है कि उस ब्लंडर्स पे आप माफी भी मांग लें। बांग्लादेश के लोग बहुत दिन से आपसे कह रहे हैं, लगातार दशकों से कहते रहे कि आप पाकिस्तान को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए जो उसने वहां पर 1971 में किया। और वो जाहिर है कि हालांकि अनेक ऐसे बांग्लादेश के जुड़े हुए एक्सपर्ट्स इसी चैनल पे मैंने उनसे भी बात की है, वो माफी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनके अंदर गुस्सा इतना गहरा है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लोगों के अंदर का जो गहरा गुस्सा, असंतोष है, वो इस तरीके की विजिट से, आपके मिर्जा साहब की विजिट से वो शांत हो जाएगा। उस पर अगर आप मरहम लगाने में दशकों और शताब्दियां लग जाएंगी। इस तरीके का अत्याचार आपने कर रखा था 1971 में। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से मैं कहूंगा कि यदि आप इतने ही अगर सब परिवर्तन आ रहा है यदि पाकिस्तान में, जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसे मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले घर के अंदर ही आप अपने लोगों को एड्रेस कीजिए, उनको आप जो है उनके ग्रीवांसेस को दूर कीजिए, ये मैं पहले कहूंगा। और देखिए, दूसरा जहां तक ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, उस सब में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक समझौता था कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच के आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो बायलैटरल तरीके से ही सॉल्व होंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ भारत नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते पे एड्रेस किया था। तो ये आप यूएन वगैरह की बात करना, ये सब आप सर वक्त की बहुत कमी, 30 सेकंड्स में हुसैन जावेद साहब 30 सेकंड्स में अपनी बात करोगे, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। 30 सेकंड्स में हुसैन जावेद साहब। मैं संजीव जी की बात में शॉर्टली यही कहूंगा, देखें हम तो आज भी खड़े की जो हमारा दरमियान शिमला मुआहदा 1972 जुलाई में हुआ था ना, उस पर अमल होना चाहिए। हमने उससे कभी बाहर जाने की बात नहीं की है। या आप ही थे जो सिंतास का जो मुआहदा, उससे भी आप जा रहे हैं और इन सबसे जा रहे हैं। दूसरी बात, आज की तारीख में ना मैं आपको दावत देता हूँ, सर्वे कर लें आज के बांग्लादेश में लोग भारत से कितने बेजार चुके हैं और पाकिस्तान के करीब हो चुके हैं, ये आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान जी, संजीव सर जुड़ने के लिए, और वहीं हुसैन जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तमाम बातों को यहाँ पर रखने के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।